के ज़रिए जो है यूरोप जाने का जो ख्वाब है जो लोग देखते हैं वो ये समझते हैं कि बहुत आसान है, हम 15-20 दिनों या महीने में हम लोग यूरोप चले जाएंगे और साल के अंदर अंदर हम अपनी जो हालात है बदल लेंगे। क्या ऐसा है? नहीं, ये रियलिटी नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल का थैंक यू कि आपने इस अहम टॉपिक के ऊपर मुझे मौका दिया बात करने का। आपके सामने है कि एक साल में कितनी दफ़ा कश्तियाँ डूबती हैं, हज़ारों पाकिस्तानी जाने जो हैं वो समंदर की नज़र होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को अब अवेयरनेस तो है, लेकिन ये जो एक लालच है उसको जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि लोग 2-4 जो कामयाब होते हैं उनको देख के बाकी लोगों के अंदर एक इनकरेजमेंट पैदा होती है। तो रियलिटी इससे टोटल डिफरेंट है। अब तो गैर कानूनी जाना जो है ना वो नामुमकिन है। अच्छा। आज से 15 साल या 20 साल पहले हालात और थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है अब डंकी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब लोग यूनान डंकी वाया डंकी जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉर्डर पे जो है समंदर के अंदर भी उन्होंने एक दीवार कायम की है कि जैसे आप उसको अबूर करते हैं आप रेडार में आ जाते हैं, तो आप अबूर ही नहीं कर सकते। इसी तरह बाकी जितने भी ममालिक हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो उसको सख्त किया। स्पेन में भी बहुत सी कश्तियां हमने देखा है डूबी हैं, लोग जा रहे थे वाया यूरोप के जरिए, पाकिस्तानियों की खास तौर पे, तो बहुत से वाकयात भी ऐसे हुए हैं। यहाँ से ज्यादातर जो पाकिस्तानी जो एजेंट माफिया लोगों को ख्वाब दिखाता है वो ये है कि जी आप 15 दिन में या 20 दिन में यूरोप पहुंच जाएंगे तो आप आधी पेमेंट कर दें। अब लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं वो इस चक्कर में कि हमने 1 महीने में स्पेन पहुंच जाना है, वो यहाँ से उन्हें फ्लाई करवाते हैं लीबिया या मोरक्को, और वहां जब आप चले जाते हैं आप हाफ पेमेंट भी दे देते हैं और वहां जाके आप पाकिस्तानी एजेंट जो है वो बेबस है। वहां आप दूसरे एजेंट जो कि लोकल एजेंट हैं, मोरक्किश के हैं या लीबिया के हैं, उनके रहम करम पे हैं कि उन्होंने आपको कब निकालना है और किस तरीके से निकालना है। अब 3-4 तरीके मैं मेंशन कर देता हूं। एक तो लोग फ्लाई करते हैं ना, और वो बहुत रिस्की है, उसमें 1 करोड़ रुपया आपको देना पड़ता है और आप किसी के पासपोर्ट पे फ्लाई करते हैं, उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं। उसके बाद है जो ये माल बरादर गाड़ियां होती हैं उनके अंदर इनको लोड किया जाता है। और तीसरा जो सबसे लास्ट जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है वो है कश्तियाँ, खस्ताहाल कश्तियाँ होती हैं जिनके ऊपर ज़्यादा लोगों को लोड किया जाता है और कोई उनके पास वॉकी टॉकी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि आपने किस साइड पे जाना है। तो इसी तरह लोग समंदर की नज़र हो जाते हैं कि उनके पास प्रॉपर ना तो रोड मैप होता है और ना ही कोई गाइडलाइन होती है। और जब ये लोग वहां पहुंच जाते हैं वहां भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। बहुत ज्यादा लोग जब वहां जाते हैं जो उन्होंने सुना होता है, रियलिटी उसका टोटल डिफरेंट होती है। आप वहां जाते हैं, आप एक तो पाकिस्तान का इमेज उससे मुतासर होता है, सेकंड ये है कि आपको ट्रीट किया जाता है, अपनी ही हमारी कम्युनिटी आपको गलत ट्रीट करती है, आपसे काम करवाएगी, आपको मुआवजा टाइम पे नहीं देगी। उनको पता होगा कि आप इलीगल है और आपका कदम कदम पे इस्तेहसाल होता है और ना आप पुलिस के पास जाते। जी 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 जी। अच्छा अली शेरविर, आपकी भी तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने कैसे जो है आई थिंक डंकी लगाई थी आपने? नहीं सर, मैं वीजे पे गया था। आप स्टूडेंट वीजे पे गए थे, ठीक है। तो आपने कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश किया या क्या राइट पाथ आपने चूज किया? ग्रीस में सेट होना बहुत मुश्किल है। ग्रीस वन ऑफ द यूरोप में से एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए या खुद को लीगलाइज करने के लिए। अगर तो आप प्रॉपर वे से जाते हैं तो विद इन 5 इयर्स आपको वहाँ की TRC मिल जाती है और 10 साल बाद पासपोर्ट मिल जाता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। और वहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी बिज़नेस कर रहा हूँ अपना, होटल में है, ट्रांसपोर्ट का मेरा बिज़नेस है और साथ में यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ जिसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि पाकिस्तानियों को अवेयरनेस देनी कि आप लीगल वे को चूज़ करें। यहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हम इलीगल आते हैं और इलीगल बंदे के लिए ना तो उस माशरे में कुछ स्पेस है और ना ही आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 10 से 15 साल आपको सर्व करने पड़ते हैं और वो भी एक कैद की तरह। अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और अब तो कवानीन इतने सख्त कर दिए गए हैं कि आपको 5 से 10 हज़ार यूरो जुर्माना पे करना पड़ता है, 2 साल आप जेल काटेंगे और फिर आप पाकिस्तान आएंगे और यहाँ आके आपको FIA पकड़ेगी और आपका यहाँ पे भी जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल होगा। अच्छा अली शेरविर, ये बताएगा कि आपका जो सफर था, आप वहाँ गए, आपने कौन कौन सी काम किए वहाँ, बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश किया और क्या आपके पास इलीगल पाकिस्तानी काम कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पे जी अब बहुत कम इलीगल पाकिस्तानी है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि उन्होंने बहुत सख्तियाँ की हैं। जो पाकिस्तानी आज से 10 साल पहले थे वो माइग्रेट करके आगे चले गए हैं। अब स्पेन और पुर्तगाल में लोग चले गए हैं, वहाँ पे डिपोर्ट कम करते हैं
और आप 2 साल में आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। सो मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ जो एक फूड कंपनी से किया था जिसका नाम डेल्टा है, ग्रीस में बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे आइसक्रीम बनती है। एज ए वर्कर मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ट्रांसपोर्ट का काम किया, ऊबर पे मेरी गाड़ियाँ हैं और साथ में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जब यूरोप में पहली बार कदम रखा तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आई? लैंग्वेज बैरियर। जब आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो यूरोप में भी, जर्मनी में भी और ममालिक, स्पेन में स्पेशली बहुत कम है लोग इंग्लिश को जानते हैं। अभी न्यू जनरेशन थोड़ी सी आपसे कम्युनिकेट कर लेगी, तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे कल्चर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप किसी रेफरेंस के साथ नहीं जाते तो आपको खुद को स्टैंड करने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार होता है। ठीक है, आपने 30 से ज़ायद ममालिक का सफ़र किया है, तो आपके लिए तजर्बा ये कैसा रहा? तजर्बा बहुत खूबसूरत, बहुत कुछ मैंने सीखा है। और मेरा विज़िट करने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि तमाम यूरोप के ममालिक में पाकिस्तानी लोग कैसे सर्वाइव करते हैं और किन शोबाजात से मुंसलिक हैं और किस मुल्क में कैसी ज़िंदगी है, ताकि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको पता हो कि अगर मैं जर्मनी जा रहा हूँ, फ्रांस जा रहा हूँ, स्पेन जा रहा हूँ, तो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, वर्कर लाइफ कैसी है, और अगर मैंने एज ए स्टूडेंट जाना तो स्टूडेंट लाइफ कैसी है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, यूरोप में दाखिल होने के जो कानूनी तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? आप लीगली कैसे आप दाखिल हो सकते हो? जी, 4 वेज हैं जी। एक तो स्टूडेंट पर्पज से आप जा सकते हैं, दूसरा आप जा सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, तीसरा आप जा सकते हैं फैमिली वीज़े पे, 3 हो गए, और चौथा ये है कि आप जा सकते हैं एज ए टूरिस्ट। ये 4 वेज हैं। तो ज़्यादातर एज ए टूरिस्ट जाके आप कैसे रह सकते हैं वहाँ? मेरा ख्याल है कि स्पेन अब ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप एज ए टूरिस्ट जाके वहाँ पे आप अप्लाई करें कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। असाइलम नहीं, असाइलम तो पाकिस्तानियों को कोई यूरोप का मुल्क नहीं देता, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान सेफ मुल्कों में कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे अब अमन है। तो स्पेन में आप खुद को लीगलाइज करने के लिए अगर वहाँ चले जाते हैं तो आप एप्लीकेशन देते हैं, अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं कि जी मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, तो आफ्टर 2 इयर्स वो आपको TRC दे देते हैं और आप रुक सकते हो। रुक सकते हैं जी। स्पेन अभी इस वक्त यूरोप में सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहां पे आप जाके किसी भी तरीके से वहां रह सकते हैं, वो आपको डिपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। और अगर आप कोई बिजनेस खरीदते हैं वहां तो वीजा प्रोसेस कितने दिन में हो सकता है? वो तो बहुत ईजी है जी। अगर आप 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गोल्डन वीजा मिलेगा 10 साल का, जिसके ऊपर आप पूरी फैमिली को लेके जा सकते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट वीजा, अगर स्टूडेंट जा रहा है तो डिग्री के बाद वापस आना जरूरी है कि वहां रह सकता है? वहां रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है, आप वहां रह के भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने वेज बताए हैं कि स्पेन पूरे यूरोप में एक वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानी जा सकते हैं आसानी तमाम ममालिक के लोग वहां जा सकते हैं, जो भी चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, वहां लीगलाइज होना आसान है। स्पेन आपको डिपोर्ट नहीं करेगा, मां सिवाय कि आप कोई ऐसा जुर्म ना करे जो कि उनके कानून के खिलाफ वर्जी करता हो, अदरवाइज वो आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं? वर्क परमिट जी देखें, इटली हर साल वर्क परमिट इशू करता है और सिर्फ वही बंदा एलिजिबल है जो बंदा बिजनेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं होटल ऑन कर रहा हूं या मेरा बिजनेस है तो वो हुजम देखते हैं कि आप सालाना कितना टैक्स पे कर रहे हैं और उस हुजम के मुताबिक आपको कोटा दिया जाता है, तो उस कोटे के मुताबिक आप 2, 4, 5 बंदों को बुला सकते हैं। अब यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमारे अपने ही लोग जो कि वर्क परमिट के ऊपर तकरीबन, अगर मैं पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करूं तो 4 से 5 लाख रुपया इंक्लूडिंग टिकट खर्चा आता है, लेकिन यहाँ से 50 लाख 60 लाख लोगों से लिया जाता है वर्क परमिट का। तो यही तरीका वर्क परमिट हासिल करने का कि कोई वहाँ जो बंदा इस्टेब्लिश है वही अपने बिजनेस के ऊपर आपको 4 या 5 बंदों को। अच्छा, जो स्किल्ड बेस्ड वर्कर है, नर्सिंग स्टाफ है, ब्यूटिशियंस हैं, इसके प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, जी जी, टीचर्स हैं, इनकी बहुत डिमांड है यूरोप में, तो इस बेस पे वर्क परमिट मिल सकता है? नहीं जी, बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारा है वो टोटली डिफरेंट है यूरोप से। वहाँ पे यहाँ से जो डॉक्टर बन के जाते हैं वहाँ जाके उनको 2 साल पढ़ना पड़ता है। इसी तरह जितने बाकी शोबा जाता आपने फरमाए हैं, हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है वो यूरोप से टोटल डिफरेंट है। हाँ, आप स्टडी बेस पे वहाँ जा सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप 2 साल में लोकल लैंग्वेज सीख के, लोकल ज़ुबान में आप डिग्री करके तो आप किसी भी शोबे में जा सकते हैं। ठीक है। तो आप आखिरी पैगाम दे दें नौजवानों को। मैं हमेशा की तरह यही पैगाम देना चाहता हूँ कि यूरोप में जितने भी लोग जाना चाहते हैं वो
कानून के मुताबिक जाएं। इसी में आपकी रिस्पेक्ट है, इसी में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है। और जो लोग बाहर रहते हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हम अली अरसलान अहमद नहीं है, हमें एज ए पाकिस्तानी देखा जाता है और हमारे हर अमल से पाकिस्तान मुतासर होता है। सो जहाँ रहें कोशिश करें कि एज ए पाकिस्तानी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है अली शेरविक। उन्होंने आपको बताया कि डंकी के जरिए जाने के कितने नुकसानात हैं, लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इससे बेहतर है लीगल तरीके से आप बाहर जाएं।